आज हम पढ़ने वाले हैं शिव शंभू का चिट्ठा निबंध। इसे किसने लिखा है? इसे बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। शिव शंभू का चिट्ठा में बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू शर्मा के कल्पित नाम से लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा एवं लॉर्ड कर्जन के अति हकर कार्यों को प्रकट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित 8 चिट्ठे लिखे थे। बानम लॉर्ड कर्जन ने 11 अप्रैल 1909 ईस्वी में 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। जो बानम लॉर्ड कर्जन ने पहला चिट्ठा लिखा वो कब लिखा और उसको भेजा? 11 अप्रैल 1909 ईस्वी में। यह छपा कब? भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित। भारत मित्र पत्रिका में यह क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। दूसरा, श्रीमान का स्वागत। यह 26 नवंबर 1904 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में फिर यही प्रकाशित हुआ। श्रीमान का स्वागत कब? 26 नवंबर 1904 ईस्वी में। वायसराय का कर्तव्य। वायसराय का कर्तव्य क्या है? यह 17 दिसंबर 1904 ईस्वी में लिखा। ये भी किस में प्रकाशित हुआ? भारत मित्र पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ। पीछे मत फेंकिए 21 जनवरी 1905 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आशा का अंत 25 फरवरी 1905 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में यह भी प्रकाशित हुआ। एक दुराशा 18 मार्च 1905 ईस्वी में यह भी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और जो 7वां है विदाई संभाषण, ये 2 सितंबर 1905 ईस्वी में भारत मित्र पत्रिका में यह भी प्रकाशित हुआ। बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ये 8 चिट्ठे लिखे गए किसने? शिव शंभू शर्मा के द्वारा। ये 8 चिट्ठे थे जिसे बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा। पहला कौन सा था? बानम लॉर्ड कर्जन 11 अप्रैल 1903। ये जो भी प्रकाशित हुए सब भारत मित्र पत्रिका में ही प्रकाशित हुए। बानम लॉर्ड कर्जन 11 अप्रैल 1903। श्रीमान का स्वागत 26 नवंबर 1904। वायसराय का कर्तव्य 17 दिसंबर 1904। पीछे मत फेंकिए 21 जनवरी 1905। आशा का अंत 25 फरवरी 1905। एक दुराशा 18 मार्च 1905। और विदाई संभाषण 2 सितंबर 1905। बंग विच्छेद 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये 8 चिट्ठे 11 अप्रैल 1903 ईस्वी से लेकर 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी के मध्य भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए। कौन को कितने थे? 8 अप्रैल 1905 ईस्वी से लेकर 1903 ईस्वी। ये 8 चिट्ठे 11 अप्रैल 1903 ईस्वी से लेकर 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी के मध्य भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए। यह कुल कितने चिट्ठे थे? 8 चिट्ठे थे। समय गुप्त जी ही भारत मित्र पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। जब इनके चिट्ठे लिखे जा रहे थे तो उस समय भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? गुप्त जी ही थे। कौन? गुप्त। शंभू के उक्त 8 चिट्ठों के अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन शाही शीर्षक से भी बड़े भारी व्यंग भरे लिखे थे। क्या चीज? शिव शंभू के उक्त 8 चिट्ठों के अतिरिक्त बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन शाही शीर्षक से भी बड़े व्यंग भरे लेख लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा कि अहंकार, आत्मसलघा, जिद और गाल बजाई में लॉर्ड कर्जन अपने शानी आप निकाले। मेले का ऊंट शीर्षक चिट्ठे में मारवाड़ी समाज की कुरीतियों को मारवाड़ी एसोसिएशन के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। इसके ककराष्टक और होली शीर्षक चिट्ठे पहने व्यंग के लिए पठनीय हैं। मनुष्य गणना चिट्ठे में भारत सरकार द्वारा जनगणना के अवसर पर अपनाई गई बेगार नीति को व्यंग का विषय बनाया गया। अधिमास निर्णय चिट्ठा में ज्योतिषियों पर व्यंग है। मेंबर बुलाने की तरकीब शीर्षक चिट्ठा मारवाड़ी एसोसिएशन की 7 तरकीबों पर केंद्रित है। इस सामाजिक चिट्ठा में कलकत्ता के बड़ा बाजार के मारवाड़ी समाज को लक्ष्य बनाया गया। लाला लाजपत राय के खुले पत्र राधा कृष्ण के नाम से कोहिनूर उर्दू साप्ताहिक में छप रहे थे। किसमें? उर्दू साप्ताहिक में छप रहे थे। इसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त थे। इसी मार्ग का अवलंबन करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन शाही का नग्न चित्र शिव शंभू के चिट्ठे के माध्यम से व्यक्त किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी का
नंगा और यथार्थ चित्र शिवशंभू के चिट्ठे के माध्यम से देखते ही बनता है। लाला लाजपत राय के खुले पत्र सर सैयद अहमद के नाम शिवशंभू के चिट्ठे का प्रणेता स्रोत है। शिवशंभू का चिट्ठा में शिवशंभू गूंगी प्रजा के वकील के रूप में दिखाई देता है। शिवशंभू शर्मा ने तत्कालीन राजनीतिक गुलामी शासन, लॉर्ड कर्जन की नुमाइशी प्रवृत्ति, तुम तारक भरे कार्यों की खिल्ली, एकाधिकारीवादिता, प्रजाहित शून्यता, आत्म से लगा इत्यादि को शिवशंभू का चिट्ठा में वर्ण विषय बनाया। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में 1,80,000 पाउंड व्यय करके दिल्ली दरबार आयोजित की थी। कर्जन ने दिल्ली दरबार आयोजित करने में कितना व्यय किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में 1,80,000 पाउंड व्यय करके दिल्ली दरबार दर्पण आयोजित की। कलकत्ते में 72,21,875 रुपये से विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण देश में प्लेग और दुर्भिक्ष के दौर में करवाया था। यह उसके शासनकाल की दो प्रमुख घटनाएं थी, जिसे शिवशंभू शर्मा ने बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी एवं सराहनीय कहकर व्यंग किया है। गुप्त ने किस पर व्यंग किया? ये दो घटनाएं थी जिसमें लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में 1,80,000 पाउंड व्यय करके दिल्ली दरबार दर्पण आयोजित किया था। दिल्ली दरबार दर्पण आयोजित करने में कितना व्यय हुआ था? 1,80,000 पाउंड व्यय करके दिल्ली दरबार दर्पण आयोजित किया था। कलकत्ते में 72,21,875 रुपये से विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण देश में प्लेग और दुर्भिक्ष के दौर में करवाया था। यह उसके शासनकाल की दो प्रमुख घटनाएं थी, जिसे शिवशंभू शर्मा ने बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी एवं सराहनीय कहकर व्यंग किया है। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में भारतेंदु ने रिपनाष्टक लिखकर अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की थी। प्रताप नारायण मिश्र ने उदार अंग्रेज बैडला का स्वागत करते हुए बैडला स्वागत लिखा था। बालमुकुंद गुप्त ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की थी। शिवशंभू के यथार्थ चिट्ठे पहले उर्दू में लिखे गए थे और मुंशी दयाराम निगम द्वारा संपादित होकर कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में छपे थे। दयाराम निगम ने गुप्त जी के संस्मरण में लिखा है। शिवशंभू के यथार्थ चिट्ठे पहले उर्दू में लिखे गए थे। जो शिवशंभू के चिट्ठे जो थे पहले कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पहले उर्दू में लिखे गए थे और मुंशी दयाराम निगम द्वारा संपादित होकर कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में छपे थे। और दयाराम निगम ने गुप्त जी के संस्मरण में लिखा कि जमाना के लिए यह बड़ी इज्जत की बात थी कि शिवशंभू के मजाबीन पहले ज़माना में आ गए और बाद में हिंदी में भारत मित्र के लिए लिखे गए हैं। गुप्त जी के कुछ खत और कुछ चिट्ठे पुस्तकाकार अलग से प्रकाशित हुए थे। गुप्त जी के कुछ खत और कुछ चिट्ठे पुस्तकाकार अलग से प्रकाशित थे। इनमें मेले का ऊंट, मनुष्य गणना, अधिमास निर्णय, मेंबर बुलाने की तरकीब, मारवाड़ी महाशयों के नाम, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, निश्चित विजय आशीर्वाद नामक चिट्ठे तथा शाइस्ता खां का खत, फुल्लर साहब के नाम से प्रथम एवं दूसरा, सर सैयद अहमद का खत अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम संग्रहित किए गए हैं। गुप्त जी ने एक चिट्ठा मिली मर्ली के नाम लिखा था, जिसमें उनकी नीति और कार्यों की प्रशंसा की गई है। बालमुकुंद गुप्त ने मारवाड़ी महाशयों के नाम चिट्ठे में मारवाड़ी समाज की धन लोलुपता और उनकी विद्योपार्जन की ओर उपेक्षा देखकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। लॉर्ड कर्जन को संबोधित चिट्ठे का अंग्रेजी अनुवाद करके
लॉर्ड कर्जन को संबोधित चिट्ठे का अंग्रेजी अनुवाद करके इसे लॉर्ड कर्जन को समर्पित करने की योजना थी और अनुवाद का भार दयाराम निगम जमाना के को सौंपा गया था। परंतु इसी बीच बाल मुकुंद गुप्त के मित्र जोसेंद्रनाथ बनर्जी ने किसी प्रकाशन संस्था का नाम न देकर इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कर दिया था। बानम लॉर्ड कर्जन शीर्षक प्रथम चिट्ठे में ही शिवशंभू शर्मा ने लॉर्ड कर्जन के इतिहास की दो प्रमुख घटनाओं दिल्ली दरबार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कर बुलबुलें उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी और सारहीन कहकर व्यंग बाण बरसाए और उन दोनों कामों को शिवशंभू शर्मा ने कहा कि आप स्वयं विचार करें, यह सो है या ड्यूटी। बानम लॉर्ड कर्जन का जो प्रथम चिट्ठा था उसमें क्या कहा गया था? शिवशंभू शर्मा ने लॉर्ड कर्जन के इतिहास की दो प्रमुख घटनाएं, कौन सी इतिहास की दो प्रमुख घटनाएं? एक तो दिल्ली दरबार दर्पण, दूसरा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल निर्माण को बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति, जिस प्रकार बुलबुल उड़ा करती हैं उस स्वप्न की भांति अस्थायी और सारहीन कहकर व्यंग बाण बरसाएं। उन दोनों कामों को शिवशंभू शर्मा ने कहा कि आप स्वयं विचार करें, यह सो है या ड्यूटी है। और दूसरा जो चिट्ठा लिखा था श्रीमान का स्वागत, दूसरा चिट्ठा कौन था? श्रीमान का स्वागत। बानम लॉर्ड कर्जन 11 अप्रैल 1903। दूसरा श्रीमान का स्वागत जो लिखा 26 नवंबर 1904 ईस्वी में। कई आशाएं पूर्ण करने का निवेदन किया गया है। इस पे जब दोबारा लॉर्ड कर्जन वो वहाँ के वायसराय बनाए गए थे तो उससे सब जनता क्या थी? दुखी थी बिल्कुल। क्या? इस शीर्षक श्रीमान का स्वागत शीर्षक में बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के दोबारा वायसराय बनाए जाने पर अत्यंत दुख एवं निराशा का भाव प्रकट किया। वहीं दूसरी ओर उनसे कई आशाएं पूर्ण करने का निवेदन किया है। तीसरा जो चिट्ठा था उसमें बताया गया है वायसराय का कर्तव्य। तीसरा चिट्ठा जो लिखा गया 17 दिसंबर 1904 ईस्वी को लिखा गया। तीसरा, पहला 11 अप्रैल 1903, दूसरा 26 नवंबर 1904 और पहला 11 अप्रैल 1903, दूसरा 26 नवंबर 1904, तीसरा 17 दिसंबर 1904। वायसराय का कर्तव्य। तीसरा चिट्ठा कौन सा है? वायसराय का कर्तव्य क्या है? इसे कहा जाए कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे पीएम प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। उसी प्रकार इसमें तीसरे चिट्ठे में बताया गया कि वायसराय का कर्तव्य क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, क्या उनको इस चिट्ठे में यही बताया गया है। निबंधकार ने लॉर्ड कर्जन के पुनरागमन पर उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और भारतीय प्रजा के दिल जीतने की ओर संकेत किया है। चिट्ठा यानी चौथे चिट्ठे में मत फेंकिए। चतुर्थ चिट्ठा लिखा गया है वो पीछे मत फेंकिए 21 जनवरी 1905 ईस्वी में। पहला 11 अप्रैल 1903, दूसरा 26 नवंबर 1904, चौथा वायसराय का कर्तव्य 17 दिसंबर 1904 और पीछे मत फेंकिए पांचवा चिट्ठा 21 जनवरी 1905 ईस्वी में लिखा गया, पीछे मत फेंकिए। निबंधकार ने बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन से भारतीय प्रजा के साथ उनके कर्तव्यों की ओर संकेत किया है और भारत को आगे बढ़कर अच्छे वायसराय में अपना नाम जोड़ने की अपील की है कि आगे बढ़कर आप ऐसा कुछ काम करिए जिससे भारत के जो अच्छे वायसराय रहे हैं उनमें आपका भी नाम हो, यहाँ बताया गया है। चिट्ठा या पांचवा चिट्ठा आशा का अंत 25 फरवरी 1905 ईस्वी में लिखा गया है। आशा का अंत ये पांचवा चिट्ठा है। पहला 11 अप्रैल 1903, दूसरा 26 नवंबर 1904, तीसरा 17 दिसंबर 1904 और चौथा 21 जनवरी 1905। पांचवा आशा का अंत 25 फरवरी 1905 ईस्वी में। जब कुछ आशाएं होती हैं और जब वो पूरा होते नहीं दिखती हैं तो क्या कहते हैं? अब जैसे लगता है कि आशाओं का अंत हो रहा है, अब कोई आशा आगे नहीं है। ये चिट्ठा लिखते हैं कि आशा का अंत शीर्षक में आशा का अंत शीर्षक चिट्ठे में भारतीयों द्वारा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में उन्नति और विकास की जो आशाएं देखी गई थी कि हमारे देश का विकास होगा, उन्नति होगी, जो आशाएं देखी गई थी
जो स्वप्न संजोया गया था उसके प्राय अंत होने की कथा प्रस्तुत की गई है। रिपेन ने भारतीयों को स्व शासन की शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज्य की जो नींव डाली थी उसे कर्जन ने समाप्त कर दिया। इसके पूर्व कर्जन ने कलकत्ता म्यूनिसिपल कारपोरेशन की स्वाधीनता भंग की थी। इस चिट्ठे में बालमुकुंद गुप्त ने इन्हीं घटनाओं पर रोष प्रकट करते हुए लॉर्ड कर्जन का उपहास किया है। के बाद छठा चिट्ठा जो 18 मार्च 1905 ईस्वी में लिखा गया। छठा चिट्ठा कब लिखा गया? 18 मार्च 1905 ईस्वी में। यह क्या है? एक दुरासा, एक आशा होती है, दूसरी क्या? दुरासा। तो छठा चिट्ठा में क्या लिखा गया? एक दुरासा। षष्ठ चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन ने शासनकाल में दुरासाओं का उल्लेख करते हुए लॉर्ड कर्जन से भारतीयों का हाल जानने, उनके दुख दर्द को दूर करने की अपील की है कि देखिए भारतीयों के हाल क्या है, भारतीयों के दुख दर्द को जानिए। इसमें एक दुरासा चिट्ठा लिखा है। और उसके बाद सप्तम सातवां चिट्ठा जो लिखा, विदाई संभाषण, तो सितंबर 1905 ईस्वी में लिखा गया। विदाई संभाषण कब लिखा गया? विदाई संभाषण 2 सितंबर 1905 ईस्वी में लिखा गया। शिव शंभू ने भारतीयों के गुण, अंग्रेजों की कृतज्ञता, देश की दुर्दशा, लॉर्ड कर्जन के दुर्गुणों के वर्णन के साथ साथ लॉर्ड कर्जन को उनके कामों का अवलोकन करने, किस हद तक कर्तव्य पालन करने तथा उनकी अनुदार प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। अष्टम चिट्ठा यानी 8वां चिट्ठा, बंग विच्छेद, जिसमें शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग विच्छेद का वर्णन किया है और इसे ख्याली लड़ाई की संज्ञा दी है। शाइस्ता खां शीर्षक पत्र में स्वर्ग से शाइस्ता खां द्वारा पत्र लिखा कर भारतीयों की दुर्दशा को अंकित करते हुए अंग्रेजों को दुष्कर्म एवं शोषण प्रथा त्यागने का परामर्श देने की कल्पना की गई है। लॉर्ड मिंटो का स्वागत, यदि 8 चिट्ठे थे उनको पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं एक लॉर्ड मिंटो का स्वागत। चिट्ठे में गुप्त जी ने लॉर्ड मिंटो को एक उत्तम शासन बनाने का परामर्श, भारतीय वातावरण से परिचित कराने का प्रयास तथा उनके विषय में भारतीयों की विचारधारा प्रकट करने का प्रयास मिंटो को लिखा गया। दूसरा खत अधिक प्रगतिशील और क्रांतिकारी है। एक मी मर्ली के नाम से लिखे चिट्ठे में गुप्त जी ने मी मर्ली साहब की नीति और कार्यों का सुंदर प्रकाश डाला है तथा उनके सम्मुख भारतीयों के सुख, स्वतंत्रता प्राप्ति का आदर्श रखा है। मर्ली ने अपने प्रथम कर्तव्य में बंग विच्छेद को अनुचित और प्रजा वर्ग के विरुद्ध बताया था। मी मर्ली उदारवादी, विद्वान, दार्शनिक, न्यायप्रिय और साधु स्वभाव के भारत सचिव थे। बालमुकुंद गुप्त जी की भाषा जो थी पूर्ण, परिमर्जित, मुहावरेदार, चुटीली, शब्दाडंबर विहीन तथा चलती हुई थी। जो बालमुकुंद गुप्त जी ने जिन्होंने चिट्ठे लिखे, शिव शंभू का चिट्ठा लिखा, उसे शब्द आडंबर विहीन तथा चलती हुई थी। व्यंग प्रधान शैली बालमुकुंद गुप्त को भारतेंद्र तथा प्रताप नारायण मिश्र से प्राप्त हुई थी, जिसका सम्यक संवर्धन विकास उनकी उल्लेखनी के द्वारा हुआ है। व्यंग्यात्मकता और विनोद प्रियता उनकी शैली के प्रधान गुण थे। गुप्त जी व्यंग्यात्मक गद्य शैली का प्रथम निदर्शन शिव शंभू के चिट्ठे में मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ होने वाले भाषा व्याकरण और भाषा की अनिश्चितता वाले साहित्यिक वाद विवाद में यही शैली अपनाई गई थी। भारत मित्र में प्रकाशित साम्यक साहित्य नामक लेखों की शैली भी व्यंग्यात्मक, हिंदी बंगवासी पत्र के साथ चलने वाले धर्म भवन संबंधी विवाद में व्यंग का पुट, बम्बई के श्री वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता के साथ शेष शब्द पर होने वाले विवाद स्वरूप लिखे गए गुप्त जी के लेख भी व्यंग्यपूर्ण हैं। सर सैयद अहमद खां कौन थे? सर सैयद अहमद खां पूर्वी बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वामई
फुलर जंग के नाम शाइस्ता खां के पत्र लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव मार्ली साहब के नाम लिखे गए। पत्रों की भाषा व्यंग और विनोद से परिपूर्ण। गुप्त जी के व्यंग प्रधान लेखों की व्यंग प्रधान शैली उनके देश प्रेम, विदेशी शासन के प्रति विदेश की विरोध की सशक्त अभिव्यक्ति थी। अब हम देखते हैं शिव शंभू चिट्ठे के संबंध में विद्वानों के प्रसिद्ध मत क्या हैं। शिव शंभू शर्मा ने अपनी हैसियत और सामर्थ्य की बात जिस गंभीर व्यंग में कही है वह भारतीयों की दलित दमित दशा का ही एक बोलता हुआ शब्द चित्र है। यह कौन कहते हैं? विजेंद्र स्नातक शिव शंभू का चिट्ठा संपादक जो हैं। स्नातक क्या कहते हैं? विजेंद्र स्नातक कहते हैं कि शिव शंभू शर्मा ने अपनी हैसियत और सामर्थ्य की बात जिस गंभीर व्यंग में कही है वह भारतीयों की दलित दमित दशा का ही एक बोलता हुआ शब्द चित्र है। यह कौन कहते हैं? विजेंद्र स्नातक। और हिंदी में व्यंग विनोद की सजीव शैली के पुरस्कर्ताओं में बाबू बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। यह भी कौन कहते हैं? विजेंद्र स्नातक कहते हैं शिव शंभू चिट्ठे के संबंध में। शिव शंभू चिट्ठे, शिव शंभू की वाणी न तो कहीं घिघियाहट, शिव शंभू की वाणी में ना कहीं घिघियाहट और ना कहीं मिथ्या अहंकार का दर्प है। उन्होंने स्पष्टवादिता को व्यंग में शान कर निर्भीकता का पुट देकर सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। यह भी कथन किसका है? विजेंद्र स्नातक का है। भारतेंदु युग के सच्चे वारिस और द्विवेदी युग के उन नायक के रूप में बाल मुकुंद गुप्त का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अमिट रहेगा। ये भी विजेंद्र स्नातक का कथन है। शिव शंभू के चिट्ठे का अंग्रेजी अनुवाद विजेंद्र स्नातक बनर्जी ने किया, जो अंग्रेजी में चर्चा का विषय बना। व्यंग विनोद के माध्यम से राजनीतिक, समाज शिक्षा, सुधार और प्रचार के क्षेत्र में जितना काम गुप्त जी ने किया उतना ना तो उनसे पहले कोई लेखक कर सका और ना उसके बाद किसी ने इस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। विजेंद्र स्नातक यह भी कथन कहते हैं। विजेंद्र स्नातक क्या कहते हैं? शिव शंभू के चिट्ठे का अंग्रेजी अनुवाद विजेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। क्या कहते हैं? शिव शंभू के चिट्ठे का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? सेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, जो अंग्रेजी में चर्चा का विषय बना रहा। व्यंग विनोद के माध्यम से राजनीतिक, समाज शिक्षा, सुधार और प्रचार के क्षेत्र में जितना काम गुप्त जी ने किया उतना ना तो उनसे पहले कोई लेखक कर सका और ना उसके बाद किसी ने इस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। यह भी कथन किसका है? विजेंद्र स्नातक का है। बाल मुकुंद गुप्त को व्यंग्यात्मक शैली भारतेंदु के अनुयायी प्रताप नारायण मिश्र से मिली थी। मिश्र जी गुप्त जी के हिंदी गुरु थे। ये दोनों लेखकों ने कलंकार में हिंदुस्तान पत्र में साथ काम किया था। इन्होंने किसमें? कलंकार में हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान पत्र में साथ काम किया था। गद्यकार बाल मुकुंद गुप्त, जीवनी और साहित्य नाथन सिंह, पृष्ठ संख्या 344 पे लिखा है। गुप्त जी के गद्य की प्रथम दो विशेषताएं, जो गुप्त जी के गद्य लेखन की प्रथम दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। वायसराय, सरस मुहावरेदार भाषा, चुटीली और व्यंग हिंदी लिखने से पूर्व ये उर्दू के अच्छे व्यंग्यकार थे। इनके उर्दू गद्य की विशेषता हिंदी में आ गई। प्रधानता गुप्त जी की दो शैलियाँ, प्रथम शैली सरस शैली तथा दूसरी व्यंग्यात्मक शैली। यह कौन कहते हैं? नाथन सिंह गुप्त जी की भाषा को लेकर उनकी विशेषताएं जो बताते हैं कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। गुप्त जी की गद्य की दो विशेषता है, सरस मुहावरेदार भाषा, चुटीलापन। व्यंग हिंदी लिखने से पूर्व ये उर्दू के अच्छे व्यंग्यकार थे। इनके उर्दू गद्य की विशेषताएं हिंदी में आ गई थी। प्रधानता गुप्त जी की दो शैलियाँ, प्रथम शैली जो है सरस शैली तथा दूसरी व्यंग्यात्मक शैली है। शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव इतना
व्यापक पड़ा। शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव इतना व्यापक पड़ा कि कितने ही लेखक शिव शंभू बनने का लोभ संवरण न कर पाए। इसके फलस्वरूप काला कुत्ता मोलड़ मोलड़ का मन भारत मित्र संपादक कृष्तान बनो और स्त्री का रूप शरीखी रचनाएं प्रकाशन में आई। नाथन सिंह वही पृष्ठ 307। शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव इतना व्यापक पड़ा कि कितने ही लेखक शिव शंभू बनने का लोभ संवरण न कर पाए। इसके फलस्वरूप काला कुत्ता मोलाड़ का मन भारत मित्र संपादक कृष्तान बनो स्त्री का रूप शरीखी रचनाएं प्रकाशन में आई। नाथन सिंह वही पृष्ठ संख्या ये दिया है 307 पे। किसने लिखा है? नाथन सिंह ने इस पर जो अपने मत दिया प्रस्तुत किया है। देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से इसको। बानम लॉर्ड कर्जन प्रथम चिट्ठा। लड़कपन में ही शिवशंभू बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा शौक था। वह एक बुलबुल को हाथ में पकड़कर प्रसन्न होना चाहता था। पिता को भय था कि ब्राह्मण कुमार बालक को बुलबुल दी जाए, वह इसे मार देगा, हत्या होगी अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप लगेगा। उनके पिता जो शंभू को बूढ़े बचपन में ही उनको बुलबुल का बड़ा शौक था, लेकिन उनके पिता जो है उन्हें बुलबुल लाने की बात करते, उन्हें देने की बात करते, लेकिन फिर यह विचार करते कि अगर हमने इनको बुलबुल दे दिया तो ये कहीं उसको मार दिए या हाथों से बिल्ली छीन ले गई तो ये पाप लगेगा। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो जाता और वह स्वप्न में देखता कि सारा संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। कभी उनके हाथ की उंगलियों पर बैठती, वह मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। वह स्वप्न देखता है कि आज सारा गांव बुलबुलमय हो गया। उनके कभी हाथ पे बैठती, कहीं उड़ जाती, यही करती हैं। वह स्वप्न ही देख रहा है। शिव शंभू यह एक स्वप्न देखता है। आज शिव शंभू की मनोवच्छा पूरी हुई। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा नहीं, महाराजा है। आज जो है कौन? शिव शंभू राजा नहीं, बुलबुलों का राजा नहीं, बल्कि महाराजा है। शिव शंभू को यहाँ आमोद बहुत देर तक सुखदायी प्रतीत न होता। वह सोचता कि मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता कहाँ, घर कहाँ है। यह विचार के आते ही उसका सुख स्वप्न भंग हो जाता है और वह स्वयं को चारपाई पर पाता है। हाथ उसका मनोराज्य समाप्त हो जाता है। देखते ही वह उसकी आंखें खुल जाती हैं और देखता है कि मैं भी चारपाई पर लेटा हुआ हूँ। हम लोग भी कभी ऐसा स्वप्न देखते हैं जो चाहते हैं सही हो जाए और देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आँख खुलती हैं तो कहते हैं अरे ये तो सब बेकार स्वप्न ही देख रहे थे। तो उसी प्रकार शिव शंभू भी एक स्वप्न देख रहा था। शिव शंभू लॉर्ड कर्जन को लिखे चिट्ठे में व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है कि माई लॉर्ड, जब से आप भारत वर्ष में पधारे हैं अपने बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। जब से आप भारतवर्ष में पधारे हैं आपने बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच में कोई काम करने योग्य काम किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन भी किया है। यह कौन कहता है? के रूप में कहा है। किसने? शिव शंभू ने लॉर्ड चिट्ठे में लिखे व्यंग्यात्मक स्वर में कहा गया है कि माई लॉर्ड, जब से आप भारतवर्ष में पधारे हैं आपने बुलबुलों का स्वप्न ही केवल देखा है या कुछ सचमुच काम करने योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या प्रजा की कुछ कर्तव्य भी किया है, अपना काम भी किया है। यह कौन? ये व्यंग के रूप में शिव शंभू जी गुप्त जी लिखते हैं और शिव शंभू के नाम से। शिव शंभू
कर्जन को संबोधित चिट्ठे में आगे लिखता है कि आपकी भारत में 5 वर्ष पूरे हो गए। क्या कहते हैं? श्री शंभू जो कर्जन को संबोधित चिट्ठे में आगे लिखता है कि आपके 5 वर्ष पूरे हो गए आपके शासन के, लेकिन आपने नुमाइशी कामों के सिवाय और क्या किया है? भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की वक्तृता ही अपने कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। उसे पढ़ जाइए कि उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। शिव शंभू कहता है कि आप हमेशा दो जी क्या कहते हैं? शिव शंभू जी कहते हैं कि आप हमेशा तो अति तुम तराक भरे कामों का उल्लेख करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल तथा दिल्ली दरबार दर्पण, ये दोनों काम शो हैं या ड्यूटी हैं? क्या कहते हैं? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार दर्पण, ये दोनों काम शो हैं या क्या हैं? ड्यूटी हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद्र पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देखे जाने की चीज़ होगी, पर इसमें दरिद्रों के दुख घटने या भारतीय प्रजा की दशा उन्नत न होने की बात आप भी बखूबी समझते होंगे। दिल्ली दरबार की बात भारतवासियों की सृष्टि में बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद्र पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख जाने की चीज़ होगी, पर इसे दरिद्रों के दुख घटने या भारतीय प्रजा की दशा उन्नत न होने की बात आप भी बखूबी समझते होंगे। दिल्ली दरबार की बात भारतवासियों की दृष्टि में बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर और कुछ नहीं है। दिल्ली दरबार में जहाँ जहाँ से जो चीज़ें जुलूस, हाथी, सुनहरी झीलें, सोने का हौदा, कीमती असबाब, सुनहरी सिंहासन इत्यादि आई थी, वहीं चली गई हैं। ये सब चीज़ें महज नुमाइशी थी। भारत में यह पहले से मौजूद थी। लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को। इस चिट्ठे में कहते हैं लोग विक्रमादित्य को याद करते हैं या उनके सिंहासन को याद करते हैं। लोग अकबर को याद करते हैं या उसके तख्त को याद करते हैं। लोग शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थे या तख्तों ताउस से। आप बुद्धिमान पुरुष स्वयं विचार करें। लॉर्ड नुमाइशी चीज़ों का परिणाम तितलियों का साजीवन होता है। अपने कछाड़ के चाय वाले साहिबों की दावत खाकर कहा था कि हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए आपके वहाँ कुछ दिन बीत गए। यदि कुछ दिन मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल को समझाए। शिव शंभू अत्यंत प्रखर, निर्भीक और गंभीर व्यंग भरे शब्दों में माई लॉर्ड कर्जन से कहता है कि जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं, आपका उसी नहीं नदी नाव संयोग की भांति। जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है, उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है, उतने दिन कुछ करने की भी शक्ति है। जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। देश की प्रजा में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। जिस देश में लॉर्ड डॉन की मूर्ति बन सकती है, उसमें और किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माई लॉर्ड, आप चाहेंगे कि आपके आसपास आपकी एक वैसी मूर्ति खड़ी हो। ये मूर्तियाँ इस दरिद्र देश के बहुत से धन की ढेरी हैं जो किसी के काम नहीं आ सकती। ये मूर्तियाँ कुछ विशेष पक्षियों के विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर और कुछ नहीं हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए बहुत अच्छी बात कही है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की आप में शक्ति है। जो वो शासन कर रहे थे उन पर यह बात कहते हैं कि इस देश की जनता में कोई ऐसी शक्ति है जो आप उनके दिलों पर राज कर सके। धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। जिस देश की लॉर्ड लैसडॉन की मूर्ति बन सकती है, उसमें किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, आप ही चाहेंगे कि उसके आसपास आपकी वैसी ही मूर्ति खड़ी हो। ये मूर्तियां इस दरिद्र देश के बहुत से धन की ढेरी हैं जो किसी के काम नहीं आ सकती। ये मूर्तियां कुछ विशेष पक्षियों के विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर और कुछ नहीं है। लॉर्ड रिपन की मूर्ति देखिए। किसकी कहते हैं? कहते हैं कि लॉर्ड रिपन की मूर्ति देखिए जो किले के मैदान में नहीं है। लॉर्ड रिपन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लॉर्ड रिपन की मूर्ति देखिए जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई मूर्ति है। इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश में करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। आप कुछ अच्छा ऐसा काम करिए जिससे लोगों के दिलों में आपकी मूर्ति हो, आपकी तस्वीर छवि हो, ना कि आप एक अपनी मूर्ति प्रतिमा बना जाएं और उस पे क्या होता है, उस पे केवल पक्षी रहते हैं। पक्षी अपने अंडे बच्चे और अपना घर बनाते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा काम करके गया है वो तो दिलों पर, उनके दिलों में उनकी छवि होती है, उनकी तस्वीर होती है। उन्हीं का एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए कहते हैं लॉर्ड रिपन की भारतवासियों के हृदय में बसी स्मृति मंदिर आपके 50 लाख संगमरमर वाले मूर्ति से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। क्या कहते हैं कि लॉर्ड रिपन की भारतवासियों के हृदय में बसी एक जो स्मृति है, एक याद है, एक उनकी जो तस्वीर बसी है वह 50 लाख के संगमरमर वाले मूर्ति से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया रानी 1858 का घोषणा पत्र आपकी यादगार भी यही बना सकती हैं यदि इन दो यादगारों की आपके हृदय में कुछ इज्जत हो। माय लॉर्ड, आप शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। माय लॉर्ड, आप शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो को ड्यूटी नहीं। शो को, अगर कोई शो है तो उसको केवल शो समझिए, वो ड्यूटी नहीं है आपकी। वो आपकी ड्यूटी नहीं है, वो आपका कर्तव्य नहीं है, वो केवल क्या है, शो है। दिल्ली दरबार की याद कुछ दिनों बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की थी। भारत मित्र पत्रिका 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में प्रकाशित बानम लॉर्ड कर्जन शीर्षक यह व्यंग लेखक शिव शंभू के कल्पित नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। इस तथ्य चिट्ठी में बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन की भड़कबाजी और नुमाइशी प्रवृत्ति वाले तुम तारक भरे कामों की खिल्ली उड़ाते हुए भारतवासियों के दुख दर्द, भारतवासियों के हितार्थ कार्य करने के लिए संबोधित किया है। लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड रिपन एवं महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्रों की मिसाल प्रस्तुत करते हुए निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को धातु की मूर्तियों के स्थान पर देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में बसने का संदेश दिया है। वह उन्हें शो से दूर रहकर ड्यूटी करने की भाव प्रकट करने को कहते हैं। यह जो प्रथम चिट्ठी लिखा बहुत ही मार्मिक और बहुत ही व्यंग यह चिट्ठा लिखा गया है। और उसके बाद हम एक एक करके इसी तरह महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। अभी तो हमने अभी इसमें देखा कौन सा लॉर्ड कर्जन प्रथम चिट्ठा हमने ये देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे श्रीमान का स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा चिट्ठा जो लिखा उन्होंने, श्रीमान का स्वागत। लॉर्ड कर्जन को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार पुनः भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में जब नियुक्ति मिली तब यह भारतवासियों के लिए बेहद निराशा और खिन्नता का समाचार था। भारतवासी सोचते थे कि इनका आगमन क्यों होता है।
आगमन क्यों होता है? निबंधकार के शब्दों में भारतवासियों के वश में कुछ नहीं है। उन्होंने पहले भी उनका शासनकाल देखा था कि क्या था। उनके शासनकाल में कैसी निराशा थी, कैसी बेरोजगारी, भुखमरी और कैसे लोग प्रताड़ित होते थे। तो इसलिए वहाँ की जनता सभी क्या है, परेशान है, बिल्कुल निराश है कि फिर से क्यों इनका आगमन हो गया है। इस बात को लेकर सारी जनता चिंतित है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, अंग्रेज सरकार है। तो भारतवासी क्या कर सकते हैं? कुछ करने वाले भी हैं, वो उनकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो थोड़ा सा धन संपत्ति से ठीक ठाक लोग हैं, वो उनकी स्वागत सम्मान में लगे हैं, उनकी स्वागत में लगे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हमारा उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन आम जनता इससे बहुत प्रताड़ित होती है। जो कुछ खुदा दिखाए, जो कुछ खुदा दिखाए, जो लाचार दिखाना, जो कुछ खुदा दिखाए, जो लाचार दिखाना, जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। इम्पॉर्टेंट कथन है यह कौन से सुशंभु चिट्ठे भाग 2 में, इसमें वायसराय का श्रीमान का स्वागत में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जो खुदा दिखाए, जो कुछ खुदा दिखाए, जो लाचार दिखाना, जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती है। शिवशंभू को प्रभु कर्जन के पुनः भारत आगमन की सूचना जब मिली तो उसने भी बेबसी से सिर धुनते हुए कहा कि अब भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान के यह नए शासनकाल के 2 वर्षों के निसंदेह देखने की वस्तु होगी। शिवशंभू ने माई लॉर्ड की पुरानी करनी को कोसते हुए श्रीमान का स्वागत शीर्षक से दूसरा कच्चा चिट्ठा लिखा। श्रीमान का स्वागत शीर्षक चिट्ठे में शिवशंभू ने लॉर्ड कर्जन की करनी पर व्यंग बाण बरसाए तो भारतीयों की तटस्थ वृत्ति पर भी तंज कसा। भारतवासियों ने यह भी कथन इम्पॉर्टेंट है, भारतवासियों ने पृथ्वीराज जयचंद्र की तबाही देखी है। भारतवासियों ने क्या देखा है? भारतवासियों ने पृथ्वीराज जयचंद्र की तबाही देखी है, मुसलमानों की बादशाही देखी है, अकबर, बीरबल, खानखाना और तानसेन देखे हैं, शाहजहानी, तख्ताउस और शाही जुलूस देखे हैं, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा है, शिवाजी और औरंगजेब देखे हैं, हेस्टिंग से वीर अंग्रेज देखे हैं, शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार दर्पण देखा है, गोरे पहलवान मिस्टर शेंडो की छाती पर कितने मन बोझ उठा देखने के लिए भारतवासी टूट पड़ते हैं। कोई देखने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदैव प्रस्तुत हैं, इस दृष्टि से उनका कोई शानी नहीं है। इसमें देखने को मिलता है श्रीमान का स्वागत द्वितीय चिट्ठी में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? भारतवासियों ने पृथ्वीराज जयचंद्र की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बीरबल, खानखाना, तानसेन देखे, शाहआनी और तख्त ताउस और शाही की जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते हुए देखा, शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग की से वीर अंग्रेज देखे, शौक से लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार दर्पण देखा, गोरे पहलवान मिस्टर शेंडो की छाती पर कितने मन बोझ उठाना देखने के लिए भारतवासी टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत हैं, इस दृष्टि से उनका कोई शानी नहीं है। मुकुंद गुप्त लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। यह उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि गुप्त लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं उसे पूरा कर कर छोड़ते हैं। वो मक्खन लगा रहे हैं थोड़ा सा। दिल्ली दरबार दर्पण में कुछ बातों की कसर रह गई थी। मसलन उदयपुर के महाराणा ने हाथियों के जुलूस में साथ चल सके थे और न दरबार में सलामी दे सके थे।
बड़ौदा नरेश जुलूसों में शामिल नहीं थे। दरबार में वहाँ आए भी तो सीधी सादी पोशाक में, स्वयं वायसराय को पतलून तक चर चोबी की पहनाना और राजा महाराजाओं को की ड्यूटी ऑफ कनट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ा था। बड़ौदा नरेश सफाई और सादगी से निकल जाना, बड़ौदा नरेश का सफाई और सादगी से निकल जाना, उनका झुककर सलाम ना करना, बड़ी सादगी के साथ मिलकर चले जाना इत्यादि ऐसी कसरें थी जिनके लिए फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। के नरेश जो राजा थे उनको भी बताया गया, वो चाटुकारिता नहीं करते थे, वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, इसलिए वो आते हैं जब कर्जन तो उन्हें झुक कर सलाम नहीं करते हैं, बस ऐसे ही हाथ मिलाते हैं और वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। निबंधकार लॉर्ड कर्जन से यह आशा है, निबंधकार लॉर्ड कर्जन से निबंधकार को लॉर्ड कर्जन से यह आशा है कि इस बार वह विद्या का उद्धार अवश्य करेंगे। तो चिट्ठे में लिखते हैं तो ये भी लिखते हैं कि आप इस किस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं, इस बार विद्या का उद्धार अवश्य करेंगे। कबूल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है, चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश को बेहद जरूरत है। बंग देश का पार्टीशन महत्वपूर्ण काम है, बंग देश का पार्टीशन महत्वपूर्ण काम है। सबसे महत्वपूर्ण काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का है, सबसे महत्वपूर्ण काम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का है। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर विक्टोरिया का ऐसा स्मारक बनवा देंगे कि महारानी के 1858 के घोषणा पत्र को अधिक स्मरण देखने की जरूरत नहीं होगी, अधिक स्मरण करने की जरूरत नहीं होगी। निबंधकार बालमुकुंद गुप्त व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन दिमाग में कैसे कैसे खाली ख्याल भरे हुए हैं। क्या कहते हैं? बालमुकुंद गुप्त जी व्यंग करते हुए कहते हैं, व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल भरे हुए हैं, आली ख्याल भरे हुए हैं। उन्होंने स्वयं फरमाया है कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं फरमाया है कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं, उनके दिमाग की बराबरी करने की, गुस्ताखी करने की सलाह यहाँ बूढ़ा भंगड़ नहीं दे सकता। श्रीमान ने विलायतों को यह समझाने की बार बार चेष्टा की है। क्या कहा है? श्रीमान ने विलायतों को समझाने की यह बार बार चेष्टा की है कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है, हिंदुस्तान को स्वयं श्रीमान ही समझें। विलायत वाले समझते तो क्या समझते, विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर चावर छत्र लगाकर चढ़े थे। काश ऐसा कोई उपाय निकल सकता जिससे वह एक बार भारत को विलायत तक खींच कर ले जा सकते, विलायत वालों को यह बता सकते कि भारत क्या है, श्रीमान शासन क्या है, भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या है। नाजिर का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, नाजिर ने क्या खूब लिखा है कि कुंडकी के नकारे पे खुदके का लगा डंका, कुंडी के नकारे पे खुदके का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। कुंडी के किनारे पर खुदके का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। वायसराय का कर्तव्य हम देखते हैं। का कर्तव्य, तीसरा चिट्ठा कब लिखा? 26 नवंबर 1904 ईस्वी को। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें दूसरी बार पुनः 2 वर्षों के लिए भारत का वायसराय नियुक्त किए जाने पर दीन ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा अपना
तीसरा चिट्ठा लेकर लॉर्ड कर्जन की सेवा में उपस्थित होता है, जिसका शीर्षक है वायसराय का कर्तव्य। वायसराय का कर्तव्य। यह कौन लेकर उपस्थित होता है? ब्राह्मण शिव शंभु शर्मा अपना तीसरा चिट्ठा लेकर लॉर्ड कर्जन की सेवा में उपस्थित होता है, जिसका शीर्षक है वायसराय का कर्तव्य। इतने इम्पोर्टेंट कथन कौन से हैं? शिव शंभु का शरीर भारत की मिट्टी से बना है। शिव शंभु का शरीर भारत की मिट्टी से बना है। इसी मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। क्या कहते हैं? शिव शंभु अपना चिट्ठा लेकर जाता है किसके पास? वायसराय के पास। और वायसराय का कर्तव्य क्या है, इस बात को बताता है। लिखते कौन है इसे बाल मुकुंद गुप्त जी लिखते हैं। तो शिव शंभु का शरीर भारत की मिट्टी से बना है। शिव शंभु का शरीर भारत की मिट्टी से बना है। इस मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। अपने बम्बई में वहाँ पर आए हैं वायसराय। कहाँ पर? वो बम्बई के एयरपोर्ट पे, वो जैसे पानी वाला जहाज या जिससे आए हैं, तो वहाँ पर आते ही वो अपना भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं। क्या कहते हैं? तो उस पर व्यंग करते हुए शिव शंभु के चिट्ठे में स्पष्ट करते हैं। शिव शंभु ने अपने चिट्ठे में स्पष्ट भाषा में बिना किसी लाग लपेट के एकदम खरी खरी बातें वायसराय से कही हैं। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। क्या कहते हैं? भारत की भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं बल्कि कर्तव्य की भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य पालन के लिए ऐसे कठिन समय में दूसरी बार मैं भारत आया हूँ। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग करने आए हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं, लेकिन हम भारतवासी कर्मों का भोग करने आए हैं। यह कौन वो चिट्ठे में लिखते हैं? आप कर्तव्य का पालन करके कुछ दिनों में चले जाएंगे। हम कर्म भोगते भोगते यहीं समाप्त हो जाएंगे। आप कर्तव्य का पालन करके कुछ दिनों में चले जाएंगे। हम कर्म भोगते भोगते यहीं समाप्त हो जाएंगे। जब थोड़े दिनों के लिए आपका इस भूमि से इतना स्नेह है, तो हम लोगों का इतना भारी स्नेह होना चाहिए। अनुमान कीजिए, आप यहाँ 2-4 साल के लिए शासन करने आए हैं, तब आपका इस भारत भूमि पर इतना स्नेह है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर जन्म लिए हैं, यहीं पर हमारी मृत्यु होगी। तो हम लोगों का स्नेह कितना इस भारत भूमि के लिए है, इस मिट्टी के लिए कितना है, यहाँ कौन कहते हैं? यहाँ शिव शंभु के चिट्ठे में लिखते हैं। कौन? बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं। इस देश में 72 महीने तक जिन बातों की नींव डाली, क्या कहते हैं? पहले शासन किया था, तो कितने महीने तक शासन किया था उसको बताया गया है। आपने इस देश में 72 महीनों तक जिन बातों की नींव डाली, उसे अब 24 मास या उससे कम समय में पूरा करना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, ताकि इस देश की भूमि को कोई बाह्य शत्रु उठा कर न ले जाए। यह कौन कहते हैं? निबंधकार कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने इस देश में 72 महीने तक जिन बातों की नींव डाली, उसे अब 24 मास या उससे कम समय में पूरा करना चाहते हैं। आप 72 महीनों में जो काम नहीं कर सके, आप आए हैं 24 महीने में वो काम करने आए हैं। तो पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं हम, निबंधकार कहते हैं, ताकि इस देश की भूमि को कोई बाह्य शत्रु उठा कर ना ले जाए। के बाद कथन दूसरा आता है, पर सच तो यह है माय लॉर्ड, अपने इस देश को कुछ समझा ही नहीं। क्या कहते हैं? निबंधकार कहता है कि पर सच तो यह है माय लॉर्ड, आपने इस देश को कुछ समझा ही नहीं, खाली समझने की सेखी में रहे हैं। आपने इस देश को कुछ समझा नहीं है, केवल समझने की सेखी में रहे हैं। और आशा नहीं है कि अगले कई महीनों में आप कुछ समझें। इस देश ने आपको खूब समझ लिया। इस देश ने आपको क्या किया? खूब समझ लिया, और अधिक समझने की ज़रूरत नहीं। फिर कथन दूसरा देखते हैं। माय लॉर्ड, आप कहते हैं कि
कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है। यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है, आपका कर्तव्य ही कहानी है। आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा भी भारी घमंडी है। क्या कहते हैं? लॉर्ड कर्जन को इस तरह के शब्दों से जब वो चिट्ठा लिखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं और ऐसी भाषा उनके संबंध में, तब भी उन्हें स्वतंत्र भारत में ऐसा लिखने की कोशिश मीडिया, सरकार या कवि, लेखक नहीं करते हैं। उस समय जब अंग्रेज के गुलाम थे, तब कहते हैं, माय लॉर्ड, आप कहते हैं कि यह कहानी का देश है। आप क्या कहते हैं? माय लॉर्ड, आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं, कर्तव्य का देश है। यहाँ की प्रजा ने समझ लिया, आपका कर्तव्य ही कहानी है। आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा भी भारी घमंडी है। जिन आडंबरों को करके आप प्रसन्न होते हैं, या आप समझ बैठते हैं कि बड़ा कर्तव्य पालन किया है, वह इसे देश की प्रजा की दृष्टि में कुछ नहीं। आपके किसी आडंबर का असर उस पर अब नहीं हो सकता है। और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं, उससे बहुत मजबूत दीवार लॉर्ड बना गए हैं। बम्बई स्पीच में लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने लिया था। इसमें बम्बई स्पीच में आपने लॉर्ड कैनिंग का नाम लिया था। आज 46 साल हो गए हैं, वह दीवार अटल अचल खड़ी है। स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो 1 नवंबर 1858 को कैनिंग महोदय ने सुनाया था, उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के किसी दीवार बनाने की कतई आवश्यकता नहीं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आडंबर से इस देश का विकास नहीं हो सकता। आडंबर का इस देश की प्रजा, आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा कभी नहीं करेगी। आपने गरीब प्रजा की ओर ना कभी दृष्टि खोल कर देखा, ना गरीबों को आपने जाना। आप पुनः स्वदेश चले जाएंगे, जहां आपको अपना गुण कीर्तन करने का अवसर मिलेगा, किंतु तो कभी आप यह ना कह पाएंगे कि भारत की प्रजा का मन भी मैंने जीता। आप यहाँ से चले जाएंगे, आप गुणगान करें या कुछ भी कहेंगे जाके, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख कर यह नहीं कह सकते कि मैंने भारत की प्रजा का शासन, उनका दिल जीता, उनके दिलों में रहे। आप मूर्ति बनवा सकते हैं, प्रतिमाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन भारतवासियों के दिल में नहीं रह सकते। यह कौन कहते हैं? शिव शंभू के चिट्ठे में लिखते हैं। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त भारत की उस प्रजा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जो रामचंद्र के राज तिलक के दिन आनंद से मस्त थी। क्या कहते हैं? वो रामचंद्र जी को जब उनका शासन होता है, उसका भी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं। अंत में निबंधकार कहता है कि माय लॉर्ड, आप वक्तृत्व क्षमता में दक्ष हैं। यहाँ वक्तृत्व का कुछ और ही वजन है। युधिष्ठिर के मुंह से जो निकल जाता था वही होता था। एक बार अपनी वक्तृताओं से महाभारत के विषय को मिलाइए, विचार करें कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार का वक्तव्य या अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। उसके बाद पीछे मत फेंकिए। चिट्ठा आता है, चतुर्थ चिट्ठा कब लिखा जाता है? 17 दिसंबर 1904 ईस्वी को। ये भी भारत मित्र पत्रिका में ही छपा था। बाद हम देखते हैं, पीछे मत फेंकिए। यह कौन सा चिट्ठा है? यह चतुर्थ चिट्ठा है। भारत मित्र पत्रिका में यह भी प्रकाशित हुआ। 21 जनवरी 1905 को प्रकाशित वाय शंभू का लॉर्ड कर्जन को संबोधित यह चतुर्थ चिट्ठा, जिसमें उन्होंने लॉर्ड कर्जन से कहा कि आपके समक्ष यह विचारणीय पक्ष है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। आप 30 करोड़ प्रजा के शासक हैं। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में है। क्या आप चाहते हैं कि और भी 150 साल गिरती चली जाए? इसे
इसे गिराने में सबसे बड़ा लाभ यही है कि कुछ हृदयहीन शासकों की यथेच्छा यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है। क्या चल सकती है? कुछ हृदयहीन शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु इसे उठाने में बड़ा लाभ है। इतिहास में सदैव यह नाम रहेगा, इतिहास में सदैव यह नाम रहेगा कि एक अंग्रेज ने गिरी जाति के 30 करोड़ आदमियों को उठाया था। इस चिट्ठी का आरंभ शिव शंभू के उस कथन से होता है, माय लॉर्ड। इस चिट्ठी का आरंभ किससे होता है? इस चिट्ठी का आरंभ शिव शंभू के उस कथन से होता है, माय लॉर्ड। कॉर्नवालिस जुलाई 1805 ईस्वी में दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और अब लगभग 100 साल के उपरांत आपको भारत का शासन बनने का दोबारा भारत का शासक बनने का दोबारा अवसर मिला है। 100 साल के उपरांत उस समय के भारत और आज के भारत की दशा दृष्टिपात करें। आज के 100 साल पहले के भारत और आज के भारत की दशा पर दृष्टिपात करें, तब और अब में क्या अंतर हुआ है, क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव हुआ है, इस पर आप विचार करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तब उस समय चिंताओं की भरमार थी। क्या थे? जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तब उस समय चिंताओं की भरमार थी। जैसे एक कौन कौन सी? होलकर से लड़ाई होनी थी, सिंधियों से लड़ाई चलती रहती थी, होने में बरकत थी, जमीन का टैक्स वसूल होने में देर थी। उस समय क्या होता था? जमाने का टैक्स वसूल होने में देर थी। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनिकों पर कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल के बूढ़े गवर्नर जनरल ने उस समय यही बन पड़ा था। 3 माह के उपरांत गाजीपुर में जाकर उसने प्राण दे दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत के दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आए थे, उस समय की चिंताओं की भरमार थी। वो चिंताएं कौन कौन सी थी? होलकर से लड़ाई होना। किससे? होलकर से लड़ाई होना। सिंधियों से लड़ाई चलती रहती थी, खजाने में बरकत थी। उस समय जमीन का टैक्स वसूल होने में देर थी। उस समय जमीन का टैक्स वसूला नहीं जा रहा था। युद्ध स्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। विलायत के धनिकों पर कंपनी का कुछ विश्वास न था। किसके? विलायत के धनिकों पर कंपनी का कुछ विश्वास न था। 70 साल के बूढ़े गवर्नर जनरल से उस समय यही बन पड़ा कि 3 माह के उपरांत गाजीपुर में जाकर उसने प्राण दे दिया। आपके आगमन के समय क्या होता है? देखिए, प्रताप आपके साथ साथ है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज्य के भाग्य का सूर्य मध्य में है। आपके स्वागत के लिए रईस बम्बई दौड़ गए। कितनों ने बधाइयाँ दी हैं। प्रजा की चाहे कैसी दशा हो, पर खजाने में रुपए उबले पड़ते हैं, इसके लिए आपकी बढ़ाई होती है। सरकार की साख इस समय इतनी है कि विलायत में या भारत में भारत से ही रुपयों की वर्षा होने लगती है। क्या कहते हैं? सरकार की साख इस समय इतनी है कि विलायत में या भारत में या भारत में करते ही रुपयों की वर्षा होने लगती है। आप केवल यह बता देते हैं कि भारत में हैं तो रुपयों की वर्षा होने लगती है, लेकिन यहाँ की भूखी जनता भूख के मारे तड़प रही है। यहाँ के अमीर लोग आपके स्वागत में पैसों का ढेर लगाया करते हैं, अमीर लोग भारत के जो हैं, लेकिन यहाँ की जनता, आम जनता के क्या हाल है, उस पर भी विचार करना। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको वायसराय नियुक्त किया है, वह अब भी शासक की मालिक है। ज्ञान
ब्लाइस्ट ग्लाइस्टोन ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य होने के कारण आप स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपकी मुट्ठी है। इंडिया ऑफिस आपकी मुट्ठी है, वह आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके मित्र हैं। विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीति विशारदों में आपकी गिनती है। बल्कि कहा जाता है कि विलायत के मंत्री आपके मुंह की ओर निहारा करते हैं। विलायत के प्रधानमंत्री समाचार पत्र आपके बंदीजन सम्राट का आप पर भारी विश्वास है। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। इस धराधम में अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। भारत के राजा आपके हुक्म के बंदे हैं। भारत के राजा आपके हुक्म के बंदे हैं। उन्हें लेकर आप चाहे जुलूस निकालिए, चाहे दरबार बनाकर सलाम कराइए, उन्हें चाहे विलायत भिजवाइए, वह हाजिर हैं। आपके हुक्म की तेजी तिब्बत के पहाड़ों को पिघलाती है। बारिश की खाड़ी जल सुखाती है, काबुल के पहाड़ों को नरम करती है। जल स्थल वायु आकाशमंडल में सर्वत्र आपकी विजय है। तेजी प्रताप उस प्रतापी राजा के प्रताप से भी बढ़ गया है, जिनके यहाँ इंद्र जल भरा करते थे, पवन चक्की चलाया करते थे, सूरज उनके यहाँ रोशनी करते थे। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्लाह है। पहाड़ों की उपाधिकाएं, बैठने के लिए कुर्सी, मूढ़े, बिजली चले चलने वाली दासी और हजारों मील खबर लेकर उड़ने दूत इत्यादि। निबंधकार आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, 100 साल अंग्रेजी राज्य और अंग्रेजी प्रताप की इतनी उन्नति हो और उसी के अधीन भारत अपनी रही सही हैसियत खो दे। उन्नति के ऐसे समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो। उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धिमानी या अपव्यय करें। निबंधकार बालमुकुंद गुप्त जी लिखते हैं, क्या कहते हैं? उन्नति के ऐसे समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हो। उनको हौसला बढ़ाने की जगह हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धिमानी अपव्यय करते हैं, खर्च करते हैं। भारत की महानता का बखान करते हुए शिव शंभू व्यंग करता है, माय लॉर्ड, आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे आई कि भारतवासी बहुत से काम करने योग्य नहीं हैं? कैसे आपके दिमाग में यह आई कि भारत के वासी बहुत से काम करने योग्य नहीं हैं? सिर्फ आपके जाति ही कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जात के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। यह कौन कहते हैं? बालमुकुंद गुप्त जी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की जनता का बखान करते हुए श्री शंभू व्यंग करते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसी आई कि भारतवासी बहुत से काम करने योग्य नहीं हैं? सिर्फ आपके जाति ही कर सकते हैं, आपके जात के लोग ही कर सकते हैं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जात के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। एक दो गुण तो भारतवासियों का संसार भर के किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। एक दो गुण तो ऐसे हैं जो भारत के वासियों के पास, जिनका किसी संसार में उनका कोई अनुकरण ही नहीं कर सकता। हिंदुस्तानी फारसी पढ़कर फारसी वासी की भांति बोल सकते हैं, कविता कह सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेजी के सदृश से बना सकते हैं। एक भी अंग्रेज नहीं है जो हिंदुस्तानी की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। कोई है ऐसा जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो?
लेकिन भारतवासी ऐसे हैं जो फारसी भाषा को फारस वालों के जैसे बोल सकते हैं, उनके गीतों को उसी तरह गा सकते हैं, वो उनकी नकल निकाल सकते हैं, अंग्रेजी बोलने में अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु अंग्रेजी की सदर से बना सकते हैं। एक भी अंग्रेज नहीं है जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सके। ऐसा कोई है व्यक्ति? हो तो बताइएगा। यह भी चिट्ठे में लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि शिव शंभू अपने चिट्ठे में लिखते हैं कि किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं हैं। वह मात्र दो बातों में अंग्रेजी की बराबरी नहीं कर सकते। एक, अपने काले रंग को वे अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते। वो केवल दो काम नहीं कर सकते हैं। कौन से नहीं कर सकते हैं? वो एक काम ये कि अंग्रेजों की भांति अपना रंग गोरा नहीं बना सकते, अपने भाग्य को उनके भाग्य में रंग कर बराबरी नहीं कर सकते, रगड़ कर बराबरी नहीं कर सकते। ये दो काम जो हैं भारतवासी नहीं कर सकते हैं। शिव शंभू कहता है कि माय लॉर्ड, 100 साल में कितने लॉर्ड आए चले गए, बीते हुए समय में फिर से लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं। क्या कहते हैं? शिव शंभू कहता है माय लॉर्ड, 100 साल में कितने लॉर्ड आए, कितने चले गए, बीते हुए समय में फिर से लौटाने की शक्ति, बीते हुए समय को लौटाने की शक्ति किसी में नहीं, किसी में नहीं, आप में भी नहीं। कितने ही शासक यहाँ आए और चले गए, आज उनका कहीं पता निशान नहीं है। 2 साल आपके हाथ में अवश्य हैं। आप चाहें तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपना अनुरक्त बना सकते हैं। भारत के इतिहास में अच्छे वायसरायों में अपना नाम छोड़ सकते हैं। विक्रम, अशोक, अकबर की यह भूमि उनके साथ नहीं गई। विक्रम, अशोक की भूमि यह उनके साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इसी मिट्टी में दबा नहीं रख सके। महमूद, तैमूर, नादिर इसे लूट के माल के साथ ऊँटों हाथियों पर लाद कर ना ले जा सके। आगे भी किसी के साथ नहीं जाएगी। इस समय भगवान ने इसे अंग्रेज जाति के हाथों में अपहरण किया है, जिसकी विद्या बुद्धि प्रताप का डंका संसार भर में बज रहा है। भारत देश को आगे बढ़ाना या पीछे हटाना आपके हाथ में है। जो बात पसंद हो वह आप कर सकते हैं। आशा का अंत। उसके बाद कौन सा आता है? चिट्ठा। फिर लिखते हैं आशा का अंत। कुछ आशाएं होती हैं, जब उनका अंत होता है तो कितनी पीड़ा होती है। तो वही चिट्ठा लिखा। पंचम चिट्ठा, एक 5वां चिट्ठा कौन सा है? आशा का अंत। कौन सा था? पीछे मत फेंकिए। भारत मित्र 25 जनवरी 1905 में प्रकाशित शिव शंभू का चिट्ठा में संग्रहित 5वां चिट्ठा, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के प्रथम भाषण के विषय में लिखा है। उनका प्रथम भाषण भारतवासियों की आशा का अंत करने वाला सिद्ध हुआ। उनका जो प्रथम भाषण है भारतवासियों की आशा का अंत करने वाला सिद्ध हुआ। शिव शंभू अपने चिट्ठे के प्रथम वाक्य में लिखता है कि माय लॉर्ड, सबके आपके भाषण ने, क्या लिखते हैं? माय लॉर्ड, अब के आपके भाषण ने निराशा किरकिरा कर दिया है। आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। आशा से बंधा हुआ यह संसार चलता है। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋण को ऋणी से, कंगाल को दरिद्रता से, इस प्रकार हर कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्ति होने की आशा होती है। उसकी यह आशा भी जब भंग हो जाती है, उस समय उसके कष्ट का ठिकाना नहीं रहता है। मार्मिक तथ्य देते हुए कहते हैं कि रोगी को यह आशा होती है कि हमारा रोग ठीक होगा।
कैदी को यह आशा होती है कि हम कैद से जल्दी रिहा होंगे। एक ऋणी को यह आशा होती है कि हम जल्दी उसके ऋण से पार हो जाएंगे। कंगाली को उसकी दरिद्रता से कि हम बहुत जल्दी थोड़ा कुछ दिन में पैसा आ जाएगा, थोड़ा कंगाली से हट जाएंगे। लेकिन जब वो सब आशाएं ख़त्म हो जाती हैं तो कितनी दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। उसकी यह आशा भी भंग हो जाए तो कितना कष्ट होता है। मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। ये भी कथन देते हैं, यह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए, किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। जो थक गया है बैठ के मंजिल के सामने, अब उसकी आशाओं का अंत हो गया है, आज वो थक कर बैठ गया है मंजिल के सामने। बड़े दुख भरे शब्दों में शिवशंभु कहता है कि बड़े लाल ठोकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान जो करते थे और जो सुख स्वप्न देखते थे वह सब उड़न छू हो गए हैं। शिवशंभु शर्मा भारत की जलवायु और नमक के प्रभाव का वर्णन भी करते हैं। क्या कहते हैं? शिवशंभु शर्मा भारत की जलवायु और नमक के प्रभाव का वर्णन भी करते हैं। माय लॉर्ड, इस देश की दो चीज़ें जलवायु और नमक में अजीब तासीर है। क्या कहते हैं? ये कौन से उसमें देखने को मिलता है? आशाओं का अंत में। क्या कहते हैं? माय लॉर्ड, इस देश की दो चीज़ें जलवायु और नमक में अजीब तासीर है। निराश शरीर में यहाँ की जलवायु नमकीन ला देती है। निराशा से निराश शरीर में यहाँ की जलवायु में नमकीनी ला देती है। यह देश नमक की खानी है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमान कभी चाहे तो संसार झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं। क्या कहते हैं? श्रीमान कभी चाहे तो संभार झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं। जो कुछ उसमें गिर जाता है वही नमक बन जाता है। अफसोस माय लॉर्ड, यहाँ की जलवायु तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा के स्मरण रखने की शक्ति नहीं रहने दी। बंबई में जहाज से उतरकर भूमि पर पांव रखते ही यहाँ की जलवायु का प्रभाव आप पर आरंभ हो गया। आपने कलकत्ता में पदार्पण करते ही यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता समाप्त की। अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपने मजदूरी कड़ी कर दी। क्या कहते हैं? अकाल पीड़ितों की सहायता करते समय आपने मजदूरी कड़ी कर दी। इतना ही नहीं, अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्ली दरबार किया। शिवशंभु कहते हैं, माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है। इस नमक ये कौन से उसमें देखने को मिलता है? यह कथन यहाँ मिलता है आशा का अंत। आशा का अंत में देश की जलवायु या नमक के ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलते हैं? आशा का अंत में। शंभू कहता है, माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है, क्योंकि इसी जलवायु से उसका जन्म हुआ है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती है। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत में आँखों पर पट्टी बांधकर कानों में ठीठे ठोककर या कुछ कानों में ठूठी ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर जिधर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा करता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहीं की खूब निंदा करना, अपनी सेखी मारते जाना। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? आशा का अंत में। की शक्ति में जो था वह करके आपको भी संतोष ना हुआ। भगवान की शक्ति पर भी आप हाथ चलाने लगे हैं।
जो सत्यप्रियता इस देश की सृष्टि के आदि से अंत में मिलते हैं, आप यहाँ के लोगों को सभा में बुलाकर ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर उन्हें झूठा और मक्कार कहने लगे हैं। यह कैसी अधपतन की बात है। आप यहाँ के लोगों को सभा में बुलाकर उन्हें झूठा मक्कार कहने लगे, यह कैसी अधपतन की बात है। अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरों को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है? क्या कहते हैं? अपनी सत्यवादिता प्रकाश करने के लिए दूसरों को मिथ्यावादी कहना ही क्या सत्यवादिता का सबूत है? आपने इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई है। माय लॉर्ड, सुनिए, वर्जित विजेता में बड़ा अंतर होता है। क्या कहते हैं? सुनिए, विजित और विजेता, ये अंतर किसमें? आशा का अंत में बताते हैं। विजित और विजेता में बड़ा अंतर होता है। जो भारत 1000 वर्ष या 1000 साल से विदेशी विजेताओं के पांव में लौट रहा था, विदेशी विजेताओं के हाथ में लौट रहा था, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है? आपकी बहादुरी तब होती जब यह देश विलायत की भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग भी राजा होते, तब यदि आप अपने देश के लोगों को सच्चा साबित करते। आशा का अंत में यह भी देखने को मिलता है। क्या देखने को? आपकी बहादुरी तब होती जब आप देश के विलायत की भांति स्वाधीन होते, यहाँ के लोग भी राजा होते, यदि आप अपने देश के लोगों को सच्चा साबित करते। तब जब विदेशियों ने अंग्रेज के देश पर अधिकार किया था, उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा कैसी थी? विचार कीजिए। यह वह देश है कि 1000 साल पराए पांव के नीचे दबा रहकर भी सत्यता से चूं नहीं करता है। जो देश कर्मवादी है वह क्या सत्यवादी हो सकता है? जो देश कर्मवादी है वह क्या असत्यवादी हो सकता है? जो कर्मों पर विश्वास रखता है वह असत्यवादी नहीं हो सकता है, बल्कि वह सत्यवादी है। शंभू लॉर्ड कर्जन के दुख भरे शब्दों में कहता है, आप नहीं जान सकते कि हम भारतवासियों की नीति परायणता, सत्यवादिता, धर्मनिष्ठता कैसी है। आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि होती है वैसे पदार्थ का भोग करते हैं। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इस देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उन्हें 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं है, पेट भर खाने को नहीं है। वह मैले चिथड़े पहनकर एक दिन कहीं पढ़कर चुपचाप प्राण त्याग देते हैं। यह कथन किसमें? आशाओं का अंत में देखने को मिलता है। क्या कहते हैं? श्री शंभू लॉर्ड कर्जन से दुख भरे शब्दों में कहता है, आप नहीं जान सकते कि हम भारतवासियों की नीति परायणता, सत्यवादिता, धर्मनिष्ठता कैसी है। आपके स्वदेशी यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि होती है वैसे खाते हैं, पहनते हैं, उठते हैं। पर भारतवासी आपके लिए भोग्य भूमि है। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इस देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उन्हें 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भर खाने को नहीं। वह मैले चिथड़े पहनकर और एक दिन कहीं पकड़कर चुपचाप प्राण त्याग देते हैं। माय लॉर्ड, यहाँ की प्रजा नाना प्रकार के कष्टों को भोगती हुई राजा को या किसी को दोषी न ठहराकर अपने पूर्व कर्मों को दोष देती है। फिर भी ऐसी कर्मवादी भोली प्रजा को आप धूर्त कहते हैं। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और प्रजा को भी आपको नहीं चाहती। क्या कहते हैं? अंत में ये जो आशाओं का अंत होता है, तो उसके बाद कहते हैं, माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और प्रजा भी आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक एक बार नहीं दोबारा हुए हैं। यही विचार कर इस बूढ़े
भंगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। के बाद हम देखते हैं एक दुरासा। एक दुरासा षष्ठ चिट्ठा छठा चिट्ठा हम देखते हैं। भारत में 18 मार्च 1905 में प्रकाशित एक दुरासा शीर्षक व्यंग लेख लॉर्ड कर्जन ने को संबोधित शिव शंभू का छठा चिट्ठा जनता को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जिस घोर दुरासा को झेलना पड़ा उसकी यह व्यक्ति इस व्यंग लेखक में हुई है। निबंध का आरंभ नारंगी के रस में जाफरीन बसंती बूटी छानकर शिव शंभू द्वारा खटिया पर आराम से का आनंद लेने से होता है। कन रसिया शिव शंभू अचानक एक सुरीली आवाज़ सुनकर चौंक कर खटिया से उठ बैठता है। चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर आए। तो चलो आज खेले होली कन्हैया घर आए। कौन से उसमें देखने को कथन मिलता है, कौन से चिट्ठे में देखने को मिलता है? एक दुरासा, एक आशा होती है, एक दुरासा, उसी में एक दुरासा। शिव शंभू विचार करता है होली खिलैया कहते हैं कि चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वाल बाल। शिव शंभू शर्मा चौंक उठता है कि क्या भारत में कभी ऐसा समय भी था कि प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा साथ मिलकर आनंद मनाते थे। क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना आनंद समझते थे? यहाँ कथन किसमें देखने को मिलता है? एक दुरासा चिट्ठा लिखते हैं, एक दुरासा, उसमें यह दुरासा चिट्ठा कब शंभू चिंतन करता है कि वह अपने मित्र मंडली के साथ अबीर गुलाल की झोलियां भरे रंग की पिचकारियां लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाए तो कहाँ जाए? राजा दूर 7 समुद्र पार है। न राजा को शिव शंभू ने देखा और न राजा ने शिव शंभू को। खैर राजा नहीं, राजा के प्रतिनिधि लॉर्ड कर्जन है। जैसे कृष्ण द्वारिका में है पर उनके प्रतिनिधि उद्धव ब्रज में हैं। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? दूर की बात कह रहे हैं। शिव शंभू कहता है कि सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण हैं, उद्धव हैं, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटक पाते। राजा प्रतिनिधि है। क्या कहते हैं? शिव शंभू कहता है सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। उद्धव हैं पर ब्रजवासी उनके निकट फटक नहीं पाते। राजा हैं, प्रतिनिधि हैं, पर प्रजा की उन तक रसई नहीं है। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदनी नहीं। माय लॉर्ड नगर में है पर शिव शंभू उनके द्वार तक नहीं फटक सकता। वह उनके नगर में है पर उनके द्वार तक नहीं फटक सकता। उनके घर तक चलकर होली खेलने तो दूर की बड़ी बात है। शंभू व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है, माय लॉर्ड, घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा नहीं पहुंच सकती। प्रजा की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती। शिव शंभू लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाया। सूर्य को दीपक दिखाना है। माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना है, सूर्य को दीपक दिखाना है। वह स्वयं श्री मुख से कह चुके हैं ड्यूटी में बंधा हुआ मैं इस देश में फिर आया हूँ। यह देश मुझे बहुत प्यारा है। यह प्रश्न उठता है कि इस देश की प्रजा के कोई माय लॉर्ड का निकट होना, प्रजा के लोगों की बात जानना उस ड्यूटी की सीमा में शामिल है या नहीं? यदि शामिल है तो श्रीमान ने इन 6 सालों के लंबे शासनकाल में इस देश की प्रजा को क्या जाना, इससे क्या संबंध बनाया,
क्या जाना इस देश की प्रजा को, इससे क्या संबंध बनाया। शिव शंभू शर्मा लॉर्ड कर्जन से कहता है, शिव शंभू शर्मा किससे कहता है, लॉर्ड कर्जन से कहता है कि सुना है कि कलकत्ता का कोना कोना कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परिचय। शिव शंभू शर्मा लॉर्ड कर्जन से कहता है कि सुना है कि कलकत्ता का कोना कोना आपने देख डाला है, भारत में भी आपने कोई जगह नहीं देखे बिना छोड़ी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तीर्ण छात्रों की सभा में चांसलर का जामा पहनकर आपने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया है कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा उनमें इस देश की बातें ठीक से देखने की शक्ति नहीं थी। शिव शंभू दुख एवं विक्षोभ भरे स्वर में कहता है कि किसी दिन माय लॉर्ड शिव शंभू के साथ नगर की दशा देखने चलते तो आप देखते। क्या कहते हैं, शिव शंभू बड़े दुख और विक्षोभ में भरे स्वरों में कहता है, किसी दिन माय लॉर्ड शिव शंभू के साथ नगर की दशा देखने चलते, किसी दिन शिव शंभू के साथ नगर की दशा देखने चलते तो आप देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों आंसुओं की भांति सड़े गंदे झोपड़ों में लौटती है। उसके आसपास सड़ी बदबू, मैले सड़े पानी के नाले बहते हैं, कीचड़ और कूड़े के ढेर चारों ओर लगे हुए हैं। उनके शरीरों पर मैले कुचैले फटे चिथड़े कपड़े, बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न नहीं, शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। लोग जाड़ों में सर्दी में अकड़ कर मर जाते हैं, गर्मी में सड़कों पर घूमते हैं एवं बरसात में सड़े शीलों घरों में भीगे पड़े रहते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग के कष्ट को छुड़ाती है, जीवन रूपी जो कष्ट है उससे छुड़ाती है। यह कथन किस में देखने को मिलता है, एक दुरासा में देखने को मिलता है। यह कौन सा चिट्ठा है, छठा चिट्ठा है। एक दुरासा में कथन देखने को मिलता है। शंभू एक चिट्ठा भी लिखते हैं, उसमें शिव शंभू गुप्त जी जो लिखते हैं उसमें भी लिखते हैं, शिव शंभू दुख में विक्षोभ भरे स्वरों में कहता है कि किसी दिन माय लॉर्ड शिव शंभू के साथ नगर की दशा देखने चलते तो आप देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ आंसुओं की भांति सड़े गले झोपड़ों में रहती है। उनके आसपास बदबू, मैले सड़े कपड़े पड़े हुए हैं, कीचड़ और कूड़े के ढेरों चारों तरफ लगे हुए हैं, शरीरों पर मैले कुचैले चिथड़े पहने हुए, बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न नहीं मिलता है, शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता है। लोग जाड़ों में सर्दी में अकड़ कर मर जाते हैं, गर्मी में सड़कों पर घूमते रहते हैं, बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। मौत ही एक है जो उनकी दशा पर दया करके जल्द उन्हें जीवन रूपी रोग से छुटकारा दिलाती है। यह कथन कौन कहता है, यह दुरासा का अंत में शिव शंभू जो चिट्ठा है उसमें लिखते हैं। कौन, बाल मुकुंद गुप्त कहते हैं। शिव शंभू कहता है कि अब राजा का प्रजा के साथ होली खेलने का संग गया, जो बाकी था वह कश्मीर नरेश महाराज रणवीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। अब इस देश में उस समय फिर लौटने की जल्द आशा नहीं, अब इस समय वो लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा का भाग्य अब नहीं, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं जो यहाँ की प्रजा के अंकिचन प्रेम के प्राप्त तो करने की परवाह करे। लॉर्ड अपने शासनकाल का सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं, वह प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। निबंध के अंत में शिव शंभू लॉर्ड कर्जन से कहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो पागल ही समझकर स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ कहना नहीं चाहते। क्या कहते हैं, निबंध के अंत में जो दुरासा निबंध था, छठा चिट्ठा जो था, उसमें कहते हैं, निबंध के अंत में शिव शंभू लॉर्ड कर्जन से कहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की आशा करने वाले एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो पागल ही समझकर स्मरण कर लेना चाहिए।
वह आपकी गूंगी प्रजा का वकील है। वह ये जो आपकी प्रजा है वह गूंगी प्रजा है, उसका वकील है, जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बमूला जी माने सूलता के रसा नद ई दूरारा की बू शुक्रे बादशाही जे नजर मार गदारा। क्या कहते हैं? बू जिमारा सूलता के सरद ई दुआरा की बेसुके बाहुदी नजर मार गदारा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा चिट्ठा जो लिखा